बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। आज हम अपना जो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर हमारा चल रहा था हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कैपिटल बजटिंग में लास्ट टाइम तक जो चीज़ें हमने कवर की थी उसमें हमने रेगुलर पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कवर किया था और हमारे जो 3 टूल्स थे वो रह गए। अब जो रिमेनिंग 3 टूल्स थे वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू है, IRR है और MIRR है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि ये नेट बेनिफिट है बेसिकली कि आपने प्रोजेक्ट शुरू किया तो वो प्रोजेक्ट को इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अगर बात करें तो उसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का वर्ड लग रहा है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर कोई अमाउंट फ्यूचर में भी रिसीव होगा तो हमने उसको आज के रेट पे कन्वर्ट कर लिया, उसकी प्रेजेंट वैल्यूज हमने बना ली है। अब हमारे पास वो जो टाइम का डिफरेंस आता है कि इन्वेस्टमेंट आज हो रही है, रिसीविंग्स हमें आने वाले ईयर्स में होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि आज का कैश आने वाले कैश के इक्वल होता नहीं है। चाहे अमाउंट अपीयरेंटली सेम हो, जैसे 10,000 आज के हैं, 10,000 5 साल बाद के हैं, तो वो अपीयरेंटली तो सेम होंगे 10,000, लेकिन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10,000 जो आज के हैं वो पावरफुल होंगे, जो 5 इयर्स बाद के हैं डेफिनेटली उतने पावरफुल नहीं होते। तो हमें प्रेजेंट वैल्यूज बनानी होती है। आने वाले वक्त में जो कैश मिल रहे हैं उसको हम आज के रेट पे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम नेट बेनिफिट तलाश करते हैं अपना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला है PVCF, यानी प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट। हमने तमाम कैश फ्लोज जो भी हमें मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है और उसमें से जो इन्वेस्टमेंट की थी वो माइनस कर देनी है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज ये आपके टोटल बेनिफिट्स हैं, ग्रॉस बेनिफिट्स हैं जो टोटल आपको रिसीव हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट है जो आपने उस पर इन्वेस्ट किया था तो उसके लिए बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो जब आप अपने ग्रॉस बेनिफिट्स में से इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेते हैं तो उसके बाद जो बचता है वो आपका नेट बेनिफिट होता है। तो NPV का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज हैं ये आपको निकालनी होंगी, जबकि इन्वेस्टमेंट आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो है वो वन टाइम में गिवन होगी, जैसे कि ये 10,000 आपको दिख रही है। तो 10,000 माइनस करते हैं, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि आपने इसमें से 10,000 को माइनस करना है, लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज हैं ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है और इसकी कैलकुलेशन के लिए हम इसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है और इसका कोई ना कोई एक रेट जरूर होता है जिस रेट के ऊपर इसको डिस्काउंट किया जाता है। और जो रेट मैंने क्वेश्चन में लास्ट टाइम ये अज्यूम किया था कि वो 10% रेट हमने रखा है, 10% पे हमें तमाम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना होगा। अब फॉर एग्जांपल के ये जो अमाउंट है पहले ये तो 10,000 ही रहेगा, ये जो 5,000 थे इस 5,000 को हमने डिवाइड करना था 1 प्लस 0.10 की पावर 1। अच्छा, पावर 1 हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम एक साल डिस्काउंट करेंगे इसको, और ये वाला जो कैश है 3,000 इसको हम डिवाइड करेंगे 1 फॉर्मूले का है 0.10, आपका जो 10% रेट है ये वो है, और पावर आपने 2 यूज करनी है क्योंकि 2 साल डिस्काउंट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये 4,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 और पावर इसकी 3 आएगी, और फिर उसके बाद ये आपके पास 3,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 और पावर 4, और लास्ट में 5,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 और पावर 5। अब ये तमाम वैल्यूज को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आपके बन जाएंगे। अब ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है इसको निकालने के लिए हम कुछ कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं। जैसे ये पहला अमाउंट है 5,000, इसको डिवाइड करना है इस वैल्यू पे, तो 5,000 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आपके पास आ रहा है 4,545। फिर 3,000 को इस टर्म पे डिवाइड करना है, 3,000 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ रहा है आपके पास 2,479, और फिर उसके बाद आपने 4,000 को इस टर्म पे डिवाइड करना है,
तो ये आ रहा है 3005 और फिर 3000 को इस टर्म पे डिवाइड करना है। तो ये आ रहा है 2049 और फिर फाइनली 5000 इसको इस टर्म पे डिवाइड करना है। तो ये आपके पास आ रहा है 3105। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे आपके पास जो अमाउंट आ रहे हैं ये सब डिस्काउंटेड हो गए। अब ये सारे डिस्काउंटेड अमाउंट को अगर हम टोटल कर लें तो वही टोटल हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ टोटल इसको करके भी दिखा देता हूँ। तो पहला अमाउंट है 4545 प्लस सेकेंड अमाउंट 2479 प्लस 3005 प्लस 2049 और प्लस 3105। ये सारे अमाउंट प्लस करने हैं और इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है जो कि 10,000। तो आप सबसे पहले तो हम सबका टोटल देख लेते हैं कि क्या बनेगा। इन सब का टोटल आपके पास आ रहा है 15183। ये सारी प्लस की वैल्यूज का टोटल है और अब आपने इसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट कवर करनी है जो कि 10,000 की है। तो ये 5183 ये आपके पास आ गया NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये आपका नेट बेनिफिट है। जो आपका एक्चुअल ग्रॉस बेनिफिट हुआ था वो तो था 15,183 का, लेकिन 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने इसमें से कवर की तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो 5,103 है। ये आपकी इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब हम इसमें सेकंड करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम IRR कहेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR क्या है? IRR बेसिकली एक इंटरनल अर्निंग रेट है। ये रेट आपको बताता है कि एक ऐसा अमाउंट जो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रॉस अर्न किया है। ग्रॉस और नेट का फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रॉस अर्निंग उसको कहते हैं जिसमें से आप अपनी कॉस्ट को कवर ना करना, सिर्फ अर्निंग देखना, और अगर अपनी कॉस्ट भी कवर कर दिया आपने तो फिर वो नेट बेनिफिट्स बचते हैं। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल ग्रॉस अर्निंग कितनी हुई है। ये IRR कैलकुलेट करना है और टेक्निकली IRR की डेफिनेशन आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि IRR वो रेट है जिस रेट पर आपकी NPV 0 हो जाएगी। देखिए NPV जो हमने गिवन रेट था क्वेश्चन के अंदर जो कि 10% था, जब हमने इस रेट पर अपनी NPV कैलकुलेट की तो वो एक प्लस के अमाउंट की एक बड़ी NPV आ रही है जो कि 5183 की है। लेकिन IRR वो रेट है जिस रेट पर आपकी ये NPV 0 हो जाएगी। तो जिस रेट पर भी NPV 0 बन जाए समझ लें वही रेट आपका IRR है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो रेट है कौन सा ऐसा रेट है जिस पर ये NPV 0 हो जाएगी। एक बात आपको समझनी है कि ये जो हमें कैश फ्लोस मिल रहे थे 5,000, 3,000, 4,000, 3,000 और 5,000, इन सब का जो टोटल है वो 20,000। लेकिन 10,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की थी, 20,000 के आपको इनफ्लोस मिल रहे थे, तो आपका जो नेट बेनिफिट है वो 10,000 का था। बट ये जो हमने 10,000 का नेट बेनिफिट पे बात की है ये नॉमिनल टर्म्स में है। नॉमिनल टर्म्स का मतलब हमने इसमें टाइम के फैक्टर को कंसीडर नहीं किया। इन्वेस्टमेंट आज हुई है 10,000, अमाउंट आपको 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहे हैं, 3 साल बाद मिल रहे हैं, तो यकीनी तौर पर वो अमाउंट आज के रेट का मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो हमने नॉमिनल रेट के ऊपर बात करें तो 20,000 रुपए के हमारे कैश फ्लोज हैं, 10,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट है और 10,000 की हमें सीधी यहाँ पर अपनी जो है वो बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हमने ये चेक किया कि जो हमारा डिस्काउंट रेट है वो 10% है, डिस्काउंट रेट 10% ने बताया कि जो अमाउंट इन फ्यूचर आपको रिसीव होंगे अगर हम आज के रेट पर उसको कन्वर्ट करना चाहें तो 10% से आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा।
हमने 10% जब डिस्काउंट का फैक्टर लगाया और उन आने वाले वक्त के कैश फ्लोज को आज के रेट पर बनाया, तो ये जो अमाउंट आपको मिल रहे थे टोटल 20,000 के, ये कम होकर बन गए 15,183 और 10,000 जब कवर किया तो आपको 10,000 की जगह 5,183 बचा। तो इसका मतलब जितना डिस्काउंट रेट बढ़ेगा उतने ही आपके जो बेनिफिट्स हैं वो गिरेंगे। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आंसर 0 लेकर आना है तो 10,000 अगर माइनस करना है तो फिर इन सारे अमाउंट का टोटल भी आना चाहिए 10,000। तो 10,000 में से 10,000 की इन्वेस्टमेंट कवर होगी, 0 बचेगा। अब सवाल ये है कि ये जो अमाउंट है ये 10,000 कैसे बनेगा? तो जितना रेट बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही अमाउंट गिरता चला जाएगा, लेकिन हमें 10% के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो पता जरूर है, बट अगला ऐसा कौन सा रेट है जो इन सारे कैश फ्लोज को इन्वेस्टमेंट के 10,000 के बराबर बना दे और हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो 0 हो जाए। अब ये रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर हम अपने पास से एज्यूम करें तो ये बड़ा मुश्किल काम है एजम्पशन करना। इस तरह आप बहुत सारी वैल्यूज को एज्यूम करते रहेंगे, कभी 35 रख सकते हैं, कभी 25 रख सकते हैं, कभी 20 रखकर सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 0 हो सकता है कि इतनी आसानी से ना आ रहा। तो हम इसका एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला यूज करते हैं। अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है जिस फार्मूले से एक ऐसा रेट ड्राइव हो जाएगा जो IRR कहलाएगा और वो रेट आपकी इस NPV को 0 कर देगा। तो अब वो जो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है वो फार्मूला देखते हैं। IRR is equals to L plus NPVL divided by NPVL minus NPVH और मल्टीप्लाइड बाय H माइनस L। ये इसका अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर कुछ चीजें तो हमारे पास अभी से मौजूद है। L मतलब लोअर रेट है। लोअर रेट वो होता है जो क्वेश्चन में गिवन डिस्काउंट रेट आपको दिया जाए, तो ये 10% आपका लोअर रेट है। NPVL का मतलब है NPV जो लोअर रेट पर कैलकुलेट की गई है और लोअर रेट आपका 10% है, इस पे निकाली गई NPV आपकी आ रही है 5183। ये सारे अमाउंट हमने प्लस किए थे और ये 10 माइनस कर दिए थे तो 5183 आ रहा था। तो लोअर रेट पर कैलकुलेट की गई NPV 5183 आ रही है। फिर उसके बाद नीचे फिर दोबारा से NPV लोअर रेट जो आपने अभी अभी ऊपर रखी है वही इधर भी यूज करनी है। फिर माइनस करानी है NPVH यानी NPV जो आपने हायर रेट पर निकाली होगी। अब हायर रेट पर जो NPV वो हमारे पास इस वक्त नहीं है, फिलहाल इसकी जगह हम छोड़ देते हैं। H हायर रेट को कहते हैं। NPV हायर रेट पर तभी निकलेगी जब हायर रेट होगा, फिलहाल हायर रेट हमारे पास नहीं है, तो माइनस लोअर रेट कराएंगे जो कि 10% है। अब यहाँ पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करने में सिर्फ दो चीजें रह गई हैं, एक हायर रेट पता लग जाए और हायर रेट पर कैलकुलेटेड NPV पता लग जाए। तो हायर रेट जो होता है वो हमें गिवन नहीं होता, हमें एज्यूम करना पड़ता है। एक हायर रेट हम अपने पास से एज्यूम करेंगे, कोशिश करेंगे एक ऐसा रेट एज्यूम करें जिस रेट के ऊपर आपकी जो NPV है वो माइनस में चली जाए। देखिए आप गौर से देखिएगा, ये सारा अमाउंट 10% से डिस्काउंट हुआ हुआ 20,000 का अमाउंट जो था वो कम होकर 15,183 बना है, लेकिन 10,000 से फिर भी ज्यादा है, तो आंसर तो प्लस में आ रहा है। जीरो आंसर कब आएगा? जब ये अमाउंट कम होते होते 10,000 बन जाए, तो 10,000 माइनस करके जीरो आ जाएगा। और माइनस में कब आ सकता है कि जब ये अमाउंट डिस्काउंट होते होते 10,000 से भी कम बन जाए, तो 10,000 माइनस करने पर अमाउंट माइनस का हो जाएगा। देखें एग्जैक्ट जीरो लाना मुश्किल है, लेकिन माइनस में लाना आसान काम है। कोई भी एक बहुत बड़ा रेट एज्यूम कर ले जिससे आपके सारे कैश फ्लोज जो है वो माइनस चले जाए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि रेट जितना बढ़ेगा NPV उतनी गिरेगी। तो अब हमने एक हायर रेट एज्यूम करना है। मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि किस तरह से हम जज कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको देखनी होगी 10,000 और ये सारे जो इसके बेनिफिट्स आपको रिसीव हो रहे थे 5, 3, 4, 3 और 5, ये सारे अमाउंट आपने टोटल करने हैं, ये बने 20,000। इन्वेस्टमेंट का डबल, इन्वेस्टमेंट 10 की है और जो उसके बदले में 5 तक अमाउंट मिलेंगे वो टोटल 20,000 के बनते हैं।
तो अगर आपके कैश फ्लोज आपकी इन्वेस्टमेंट के तकरीबन डबल हो तो जो रेट है, जिस रेट के ऊपर आपकी एनपीवी ऑलमोस्ट जीरो होती है, वो 30% के करीब कहीं होगा। 30% नहीं होगा एग्जैक्टली, उसके करीब कहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम 25% रखेंगे तो उस पर भी माइनस में नहीं जाएगी बात। अगर हम 30% के करीब कहीं रखेंगे तो जीरो के करीब बात पहुंचेगी, लेकिन हमें माइनस में लेकर जाना है। तो हम अगर 35% रेट रख लें तो ये अमाउंट माइनस में चला जाएगा, 40% रखेंगे तो और माइनस में चला जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि नियरेस्ट माइनस होना चाहिए, जीरो के करीब होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने रेट अब एक और डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाना है जिसके रेट हम रख लेते हैं 35%। 35% का रेट हमने रखा, तो अब हम देखते हैं कि जो पहला अमाउंट है वो तो 10,000 ही रहेगा माइनस का। अब ये जो 5,000 था इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस 35% को लिखेंगे 0.35 की पावर 1, और फिर ये 3000 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.35 की पावर 2, फिर ये 4000 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.35 की पावर 3, फिर ये 3000 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.135 पावर 4, और फाइनली 5000 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.35 पावर 5। अब हम 35% पर अगर सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें तो यकीनन इसके आंसर्स काफी कम होंगे। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले ये 5000 इसको इस पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ रहा है 3704। देखिए यही 5000 जब 10% पे डिस्काउंट हुआ तो 4545 आ रहा था, और यही 5000 जब 35% पे डिस्काउंट हुआ तो वैल्यू कम हो गई। तो डिस्काउंट रेट जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। इसी तरह आपके पास ये 3000 है, इसको आपने डिस्काउंट करना है, तो ये आ रहा है आपके पास 1646। देन फिर आपके पास 4000 है divided by this rate, ये आ रहा है आपके पास 1626। फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला 3000 है, इसको हमने डिवाइड करना है, ये आ रहा है 903, और फाइनली 5000 है, इसको हमने डिवाइड करना है, ये आपके पास आ रहा है 1115। अब ये सारे अमाउंट अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास इस रेट पर कैलकुलेटेड एनपीवी आ जाएगी, तो इन सबका हम टोटल कर लेते हैं। इन सब का टोटल आ रहा है माइनस का 1006। हमारा जो टारगेट था वो ये कि एक ऐसा रेट रखें जिस रेट पर आपकी जो एनपीवी है वो माइनस में चली जाए। जितना हायर रेट रखना है माइनस में चली जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट माइनस की ना। तो देखिए 1006 आ रहा है और 35% के रेट पर आ रहा है। तो अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये हायर रेट है 35%, और यही हायर रेट आपने रखना है यहाँ पर 35%। और अब हायर रेट पर कैलकुलेटेड एनपीवी, हायर रेट ये है, इस पे कैलकुलेटेड एनपीवी है माइनस की 1006। अच्छा देखिए, आप माइनस चूंकि पहले से ही फॉर्मूले में है और ये वैल्यू भी माइनस की है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 1006 आपने हायर एनपीवी रखनी है।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे 10% प्लस 5183 और नीचे ये दोनों टर्म्स जो है वो प्लस हो जाएगी 5183 प्लस 1006 यह है 6189 और 35 में से 10 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 25%। अब ये 10% प्लस इसको इस पे हम डिवाइड करेंगे 5183 डिवाइडेड बाय 6189 तो ये आ गया टर्म 0.8374। इसको मल्टीप्लाई कराना है 25% से। देखिए 10 पहले इसमें प्लस नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई की साइन है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इस फ्रैक्शन को इससे इस डेसिमल प्लेस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने परसेंटेज सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ 25 से इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 25 होगा तो ये आ रहा है 20.94 और आगे अब आपने परसेंटेज लगा देना। यदि मैंने 25 का इतना निकाला तो ये 20.94 आ रहा है और ये परसेंटेज के अंदर है। 25% जो था वो कम होकर इतने परसेंट रह गई। अब ये जो 10% था हमारे पास ये इसके अंदर हम प्लस करेंगे तो 20.94% जो है ये आपके पास IRR आ गया। इसका मतलब 30.94 वो रेट है जिस रेट पर आपकी NPV माइनस 0 हो जाएगी। ये वो रेट आ गया जिसको रेट को रखकर अगर आप दोबारा सॉल्व करें तो आपकी जो NPV है वो ऑलमोस्ट 0 आ रही होगी। ऑलमोस्ट 0 का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट नहीं निकालेगा, 100% वैल्यू नहीं निकालेगा, लेकिन बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू उसकी कैलकुलेट करके दे देगा। तो अगर आप इस रेट को रखकर फिर दोबारा से NPV निकालें इस रेट पर डिस्काउंट करके तो आपका जो आंसर है वो तकरीबन 0 आ रहा होगा। तो ये रेट जिस पर आपकी NPV माइनस हो गई उसको हम IRR कहते हैं। और इस IRR को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने एक रेट अपने पास से अज्यूम किया और उस रेट पर NPV को कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले को सॉल्व किया। तो ये आपका जो IRR है वो सॉल्व हुआ। अब हमारे पास लास्ट जो है वो MIRR है। पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो IRR है ये आपको अर्निंग बता रहा है। इस प्रोजेक्ट पे आपकी जो अर्निंग हो रही है ग्रॉस अर्निंग वो ऑलमोस्ट 31% हो रही है, यानी आप इस प्रोजेक्ट पे 31% तक की अर्निंग कर रहे हैं। कॉस्ट कवर नहीं किए लेकिन 31% तक की अर्निंग आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी कर रहे हैं। अब आपने MIRR निकालना है। MIRR है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको कहते हैं MIRR। MIRR जो है इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे TV ओवर इन्वेस्टमेंट 1/n पावर -1। ये MIRR का फॉर्मूला है। MIRR क्या है? मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी वो भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जैसे कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था। फर्क ये है कि वो थोड़ा मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड का मतलब जो IRR में ड्रॉबैक्स थे, लूप होल्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने कवर किया और उसके बाद MIRR का एक नया कंसेप्ट दिया आपको। तो MIRR जो है वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं IRR के अंदर उसको सॉल्व कर देता है और एक एग्जैक्ट IRR कैलकुलेट करके देता है। MIRR जो है वो बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी यूज हो सकता है जिन जगहों पर IRR यूज नहीं हो पाता। देखिए ये बहुत आगे की बात है, आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो फिलहाल ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए बताऊं, माइनस में पहली इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है, बाकी सारे प्लस के हैं। अगर इसके अंदर कोई एक अमाउंट भी मजीद माइनस का हो जाए, जैसे फर्ज करिए थर्ड ईयर में मजीद माइनस हो जाता है, अगर कोई एक अमाउंट भी बीच में और माइनस का हो गया तो अब IRR जो है वो आपका सॉल्व नहीं हो सकता। IRR जो है वो अमाउंट सही नहीं निकाल पाएगा क्योंकि IRR सिर्फ उसी सूरत में वैलिड है
जब आपके पास एक आउटफ्लो और बाकी इनफ्लोज हों, या आउटफ्लोज या इनफ्लोज की कंटिन्यूटी चलनी चाहिए, बीच बीच में आउटफ्लोज इनफ्लोज नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि ये एक आउटफ्लो है, फिर इनफ्लोज आए, अगर ये फिर से आउटफ्लो हो जाए फिर से इनफ्लोज हो जाए तो अब इस सिचुएशन में आईआरआर जो है वो आपको आंसर सही नहीं देगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी एमआईआरआर आपको सही आंसर दे देगा। तो एमआईआरआर जो है वो हर सिचुएशन के लिए वैलिड है। अब इसके सॉल्व करने के लिए आपको जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो क्या है? इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, तो वो हमें ऑलरेडी पता है कि 10,000 रुपीज की है। 1/n, n मतलब यहाँ ईयर्स है कि कितने ईयर्स का प्रोजेक्ट है, ये 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है तो n 5 हो गया, और -1 भी बाद में फॉर्मूले का। अब ऊपर सिर्फ एक अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है और उसको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यूज जो है वो बेसिकली क्या है, वो आपके जो इनफ्लोज हैं उसकी फ्यूचर वैल्यूज का टोटल है। जितने इनफ्लोज मिले अगर उनकी फ्यूचर वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो टर्मिनल वैल्यू बनती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक जो कॉलम मैंने रखा था ये टर्मिनल वैल्यू के लिए था। अब टर्मिनल वैल्यू जो हम निकालने जा रहे हैं वो किसी रेट पर, यकीनी बात है फ्यूचर वैल्यूज को बनाएंगे। तो टर्मिनल वैल्यू निकालते वक्त कोई एक रेट आपको चाहिए होगा जिस रेट के ऊपर आप अपने फ्लोस को फ्यूचर में लेकर जाएंगे, ग्रो करेंगे। अब वो जो रेट है वो रेट अगर तो आपको अलग से गिवन है कि री इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो इतने % है, उसको हम री इन्वेस्टमेंट रेट भी कहते हैं। अगर वो री इन्वेस्टमेंट रेट आपको अलग से दिया गया है तो टर्मिनल वैल्यू निकालते वक्त आप वही वाला रेट यूज करेंगे। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपको वो रेट अलग से नहीं दिया जाता, जो कि आम तौर पर ऐसा ही होता है, वो रेट नहीं दिया जाता। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है हम अलग से उसका जो रेट है वो एज्यूम नहीं करते, बल्कि जो हमारा डिस्काउंट रेट होता है जो कि क्वेश्चन में 10% था, उसी 10% को हम क्या करेंगे यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिएगा सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डैश इसलिए डाला कि कभी भी आउटफ्लो की टर्मिनल वैल्यू नहीं निकलेगी, हमेशा इनफ्लोज की निकलेगी। तो इनफ्लोज आपके पास देखिए ये 5,000 है। अब ये 5,000 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 1 प्लस ये रेट लगाना है आपने ये वाला 10%, और इस रेट को लगाने के बाद आपने इसको 5,000 से मल्टीप्लाई कराना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इसकी पावर्स क्या आएंगी, पहले हम सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये 3,000 है, अगेन मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4,000 है, अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3,000 है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये फाइनली 5,000 है, और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। और ये सारे मल्टीप्लाई होने के बाद जो पावर्स लगेंगी वो हम देखते हैं। इसकी पावर्स सबसे लास्ट में 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें फ्यूचर में लेकर जाना है। फ्यूचर इसका 5 ईयर का एंड हो रहा है, तो जो अमाउंट 5th ईयर गई उसकी पावर 0 है, और इसके बाद पावर्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले आपने नीचे से पावर्स को यूज करना है, 0 रखनी है, और उसके बाद एक एक करके ईयर्स आपने ऊपर बढ़ाना है। तो अब आप अगर इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो टर्मिनल वैल्यूज आना शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या टर्मिनल वैल्यूज आती हैं। 5,000 जो है इसकी पावर हमने 4 यूज करनी है, तो ये आ रहा है 7,320,21 कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये 3,000 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आपके पास आ रहा है 3,993। फिर 4,000 को इससे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है 4,840, और फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 330, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 5,000 ही रहेगा। अब जब ये सारे हमारे पास फ्यूचर वैल्यूज आ गई तो इनका टोटल जो करेंगे वो टर्मिनल वैल्यू कहलाएगा। तो टोटल
टोटल जो है वो 7321 प्लस 3993 प्लस 4840 प्लस 3300 प्लस 5000, तो ये आ रहा है 24454। 24454 आपके पास ये टोटल टर्मिनल वैल्यू है। अब आप देखें हम यहाँ रख सकते हैं टर्मिनल वैल्यू 24454। इसको अगर हम इस पे डिवाइड करा दें तो ये 2.4454 आएगा, और पावर 1 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 0.20 पावर आती है। अब आपने इस टर्म की 0.20 पावर को सॉल्व करना है। तो जब हम इसकी पावर लगाएंगे 0.20, तो ये आपके पास पावर 0.20, तो पावर आ रही 1.1958। इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आ रहा है -1। अब आप इसमें से फॉर्मूले का करा दें तो फिर ये बचेगा आपके पास 0.1958, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये परसेंटेज 19.58% बनेगी। ये आपका MIRR है। यानी ये बता रहा है कि आपको इस प्रोजेक्ट पर जो अर्निंग है वो एक्चुअली 20% के अराउंड हो रही है। ठीक है, IRR बता रहा था कि 31% के अराउंड अर्निंग है, MIRR बता रहा है कि तकरीबन 20% के अराउंड आपकी अर्निंग हो रही है। इन दोनों अर्निंग के जो रेट है इसमें ज़्यादा जो रिलायबल रेट है वो MIRR है। MIRR बेसिकली कंजर्वेटिव अप्रोच होती है और IRR एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। यदि आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आइडियल कंडीशन में जाकर देखते हैं और MIRR में आप चीज़ों को वर्स्ट कंडीशन या वर्स्ट सिनेरियोज में जाकर देखते हैं, तो वर्स्ट सिनेरियो भी अगर हम देखें तो कम से कम इतनी अर्निंग तो इस प्रोजेक्ट में दिखती है, और अगर आइडियल कंडीशन में जाकर देखें तो तकरीबन 31% की अर्निंग आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे 6 टूल्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब इन 6 टूल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अब आपने डिसीजन लेना है। डिसीजन लेके बड़ा आसान है। अगर NPV 0 से ज़्यादा है यानी प्लस में है तो आप समझ जाएं कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर है। अगर प्लस में NPV आ गई है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर है। अगर ये IRR जो कि अर्निंग का रेट है ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो डिस्काउंट रेट है जो शुरू में आपको दिया था, अगर उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपकी ये अर्निंग का रेट ज़्यादा है, 10% की कॉस्ट आ रही है आपकी कैपिटल की, अर्निंग आपको इस प्रोजेक्ट पे 31% के अराउंड हो रही है, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल है। MIRR 20% आ रहा है लेकिन आपकी कॉस्ट कितनी थी कैपिटल की 10%, तो MIRR के लिहाज से भी देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल है। यानी NPV प्लस में होनी चाहिए, IRR और MIRR दोनों आपके डिस्काउंट रेट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दिया है उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो आप जो है इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर NPV माइनस में चली जाए या IRR आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कम आ रहा हो तो आप इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ये प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल नहीं है। ये तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया है। एक ही प्रोजेक्ट अगर है, फर्ज करें कि 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं और आपने 2 प्रोजेक्ट की अलग-अलग 2 NPVs निकाली हैं, 2 IRR निकाले हैं, 2 MIRR निकाले हैं, तो उनमें डिसीजन कैसे लिया जाएगा? उसका डिसीजन तो कंपैरिजन की बेस पर होगा। 2 NPV है तो जिसकी NPV ज्यादा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, 2 IRR है तो जिसका IRR ज्यादा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, 2 MIRR है तो जिसका MIRR ज्यादा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसमें तो कंपैरिजन की बेस पर आप इजीली डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो फिर उसका क्राइटेरिया भी आपको बता दिया। तो होपफुली ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसके जो पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अब आपने ट्राई करने हैं, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो ज़रूर आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।